अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to solve the remaining questions of exercise chapter number 3. So now let's start our lecture. Question number 3.18. What do you know about the following? The first is tension in a string. तो एक स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्ट्रिंग में मौजूद फोर्स को आप कहते हैं टेंशन, और ये टेंशन एक स्ट्रिंग में कॉज होती है ड्यू टू द वेट, कि जो वेट आपने स्ट्रिंग के साथ हैंग किया हुआ होता है तो वो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और वो स्ट्रिंग जो है वो आपको उस वेट को अपवर्ड पुल कर रहा होता है, तो उसमें वो मौजूद फोर्स जो है वो टेंशन कहलाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग when it is subjected to pull, tension and weight are in opposite direction. It is a vector quantity and its system international unit is Newton and it is represented by T. और इसका फॉर्मूला है T is equals to W is equals to mg, because स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो उतनी होगी जितना उस पर डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा होगा। तो इस तरह से वो दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल होती हैं और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करती हैं, तो वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रह जाता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? हर फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट होती है और वो उस लिमिट से फर्दर एक्सीड नहीं करती, तो उस मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम कहते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ friction is known as the force of limiting friction, which is represented by Fs, and it depends on the normal reaction pressing force between the two surfaces in contact. तो ये डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पर कि जो फोर्स आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं, जिसको आप प्रेसिंग फोर्स भी कहते हैं, तो उस पर डिपेंड करती है। जितनी प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी उतनी वहाँ पर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। Now the next one is the braking force. कि ब्रेकिंग फोर्स क्या है? एक व्हीकल को स्टॉप करने के लिए हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग फोर्स। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल एंड surface of road which is necessary to stop the vehicle is called braking force. जैसे अगर मैं साइकिल के टायर की बात करूं तो वहाँ पर जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उनमें रबर पैड्स जो हैं वो उस टायर के साथ आकर लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्रेकिंग फोर्स वहाँ पर प्रोड्यूस होती है और उस फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर वो टायर आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज स्किडिंग ऑफ व्हीकल। व्हाट इज स्किडिंग ऑफ व्हीकल? अगर आपकी गाड़ी एक हाई स्पीड से जा रही है और आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और ब्रेक्स आप इतनी हार्डर अप्लाई करते हैं कि आपके जो मूविंग टायर्स थे वो फ़ौरन से लॉकअप हो जाते हैं और वो मूव होना बंद हो जाते हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपका जो टायर है वो स्किड कर जाएगा ड्यू टू द मोमेंटम, क्योंकि जब वो मोशन में था तो उसका एक ख़ास मोमेंटम था। उस मोमेंटम की वजह से वो टायर वहाँ पर स्किड कर जाएगा, जिससे फर्दर कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि जब भी आपकी गाड़ी या कोई भी व्हीकल जब हाई स्पीड से मूव कर रहा हो तो आप उस पर आहिस्ता से ब्रेक अप्लाई करें, ताकि स्लोली स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो और इस तरह से आपकी गाड़ी जो है वो आहिस्ता से रुक जाए। सो इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड द रोड इज नॉट सफिशिएंट एंड ब्रेक्स आर पुट ऑन टू स्ट्रांगली, द व्हील्स ऑफ कार विल लॉक अप एंड इट्स डायरेक्शनल control will be lost. This is called skidding of vehicles. Now the next term is seat belt. हम नॉर्मली गाड़ियों में सीट बेल्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि जब गाड़ियों में हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपका जो भी व्हीकल है वो एक ख़ास डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारी बॉडी का इनर्शिया ये चाहता है कि हमारी बॉडी भी उसी ही डायरेक्शन में मूव करती रहे, बिकॉज इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जो कि बॉडी को उसी कॉन्टिन्यूस स्टेट में रखना चाहता है। अब चाहे वो स्टेट रेस्ट की हो या चाहे वो स्टेट मोशन की हो, अब अगर गाड़ी मूव कर रही है तो इनर्शिया ये चाहेगा कि वो बॉडी
उसी मोशन में रहे, वो मूव करती रहे। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो फॉरवर्ड को फॉल करता है ड्यू टू इनर्शिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप ड्राइविंग करते वक्त आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ताकि ब्रेक अप्लाई करने पर अगर आपकी बॉडी फॉरवर्ड को फॉल करे भी सही तो वो सीट बेल्ट जो है वो उस बॉडी के अपर पार्ट को रोक ले, ताकि फर्दर कोई भी एक्सीडेंट ना हो सके। सो सीट बेल्ट्स आर द बेल्ट्स कनेक्टेड विद द सीट्स ऑफ व्हीकल्स. It stops the upper part of the passengers to move forward due to inertia and save the passengers from serious injuries. Now the next term is banking of road. What is banking of road? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी एक व्हीकल ने टर्न लेना होता है तो वहाँ पर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है ताकि वो इजीली टर्न ले सके। अब अगर वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी नहीं है कि वो उसको सही से टर्न करवा सकती है, तो इस तरह से आपकी जो गाड़ी है वो स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो उस सबसे बचने के लिए हम रोड की बैंकिंग कर दिया करते हैं कि हम रोड के आउटर एज को रेज कर देते हैं। जब आउटर एज को हम रेज कर देंगे तो फिर आपका जो भी व्हीकल है, जो भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, वो स्मूथली वहाँ से इजीली टर्न कर जाएगा, बिकॉज जो बैंकिंग ऑफ द रोड है ये वहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपके जो भी व्हीकल है वो इजीली वहाँ से टर्न कर जाता है। सो द बैंकिंग ऑफ रोड मीन्स दैट द आउटर एज ऑफ अ रोड ट्रैक is kept higher than the inner edge. Now the next term is cream separator. So as we discussed in our lecture कि cream separator को हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, बिकॉज ये जब ये हाई स्पीड पर स्पिन करता है तो इसमें जो लाइटर कंटेंट है वो सारे का सारा सेंटर पर इकट्ठा हो जाता है, और जितना भी हैवियर कंटेंट है वो उस क्रीम सेपरेटर के आउटर पार्ट पर इकट्ठा हो जाता है, और इस तरह से आप इजीली वो जो बटर या जो फैट जो कंटेंट है वो क्योंकि लाइटर होता है और वो सेंटर में इकट्ठा हो जाता है तो उसको आप सेंटर से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज क्रीम सेपरेटर। सो मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स uses a separator to control the fat contents of various products. A separator is a high-speed spinner. It acts on the same principle of centrifuge machines. It is used to separate cream from milk. Now the next question, 3.19. What would happen if all friction suddenly disappears? तो अगर सारी की सारी फ्रिक्शन जो है वो अचानक से ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा? अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो ना तो हम चल सकते हैं, ना आप लिख सकते हैं, ना आप रनिंग कर सकते हैं, ना आप किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से हर चीज़ जो है वो कोलैप्स कर जाएगी अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए। सो वी कैन राइट द आंसर एज इफ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर्स then bodies cannot be moved and cannot be turned and even not change its state. We cannot walk without friction. We would keep sliding. Nothing would be steady on the ground, and we cannot hold anything. We cannot turn a page and cannot write with pen. So everything will collapse if there will be no friction. Now the next question, 3.20. Why the spinner of washing machine is made to spin at a very high speed? वॉशिंग मशीन का जो स्पिनर है उसको हम इस तरह से क्यों बनाते हैं कि वो हाई स्पीड पर स्पिन करे? एज आई टोल्ड यू कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूग फोर्स वो फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट को आउटवर्ड मूव करवाती है। Now, according to Newton थर्ड लॉ कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो वहां पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्शन फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है तो उसके रिएक्शन में वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रही होती है जो कि उस ऑब्जेक्ट को आउटवर्ड मूव करवाती है। और हम वॉशिंग मशीन के स्पिनर में हम डालते हैं हमेशा वेट क्लोथ्स जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब जब वो स्पिनर हाई स्पीड पर स्पिन करता है तो वहाँ पर उन वाटर मॉलिक्यूल्स में इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद नहीं होती कि वो भी उस सर्कल में मूव कर सकें। तो
तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उन कपड़ों से बाहर को निकल आते हैं और फिर उस सिलेंडर में मौजूद वो जो फाइन होल्स हैं उनसे वो होते हुए बाहर को आ जाते हैं और इस तरह से हम उस वॉशिंग मशीन के वेस्ट पाइप से वो पानी बाहर को निकल आता है. सो द स्पिनिंग ऑफ अ वॉशिंग मशीन moves with a very high speed to provide required centrifugal force, due to which undesired particles can be easily removed from the clothes. इस तरह से जितने भी undesirable particles हैं उनको हम उन clothes से easily remove कर सकते हैं. Now the next question, what is the direction of centripetal force and its components? तो एक centripetal force की डायरेक्शन क्या होगी और उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे. एज वी डिस्कस इन अवर लेक्चर कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ मूव करवाती है. उसमें हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी कि जिसमें एक स्ट्रिंग को आपने टाई कर दिया था फिंगर के साथ और स्ट्रिंग का दूसरा एंड पर आपने एक स्टोन के साथ उसको टाई कर दिया था. अब जैसे ही हम उस फिंगर से उस स्ट्रिंग को सर्कुलर फॉर्म में मूव करेंगे तो वहाँ पर जो स्टोन है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और वो सर्कुलर पाथ में उसको कौन मूव करवा रहा है? स्ट्रिंग मूव करवा रही है. स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन जो है वो वहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से वो स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है. सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर. तो सेंट्रीपिटल फोर्स हर मूवमेंट पे उस स्टोन के पर एक्ट करेगी कि वो उसे सेंटर में लेकर आए. एंड हैज नो कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. और उसका कोई कंपोनेंट जो है वो किसी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन में उसका एक्ट नहीं कर रहा होगा. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूग एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? सेंट्रीफ्यूग क्या है और इसके फंक्शन क्या हैं? सो इट इज अ मशीन डिजाइन्ड टू सेपरेट हैवी मटेरियल्स फ्रॉम लाइटर मटेरियल. इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ फ्लूइड बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स. तो हमने डिस्कस किया था एक एप्लीकेशन क्रीम सेपरेटर की. जो लाइट क्रीम है वो आपकी सेंटर में इकट्ठी हो जाती है और जो हैवियर आपका जो भी कंटेंट होता है वो आपका आउटर साइड पर इकट्ठा हो जाता है. तो सेंट्रीफ्यूग बेसिकली ऐसी मशीन है जिसमें हम लाइटर मटेरियल को हैवियर मटेरियल से सेपरेट करते हैं. क्लियर? सो वी कैन से कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि सेपरेट करती है फ्लूइड बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. किस फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको वो सेपरेट कर देगी लाइटर फ्लूइड की डेंसिटी के साथ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज हार्ड टू स्टॉप अ फास्ट मूविंग एंड हैवी व्हीकल? तो एक फास्ट मूविंग या हैवी व्हीकल को स्टॉप करना मुश्किल क्यों है? बिकॉज जितने भी फास्ट मूविंग व्हीकल्स होते हैं उनका मोमेंटम काफ़ी लार्ज होता है. जब मोमेंटम उनका लार्ज है तो उनको स्टॉप करना भी मुश्किल हो जाता है. इसी तरह से अगर हम बात करें हैवी व्हीकल्स की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ट्रक की, तो ट्रक जो है उसका भी मोमेंटम काफ़ी लार्ज होता है. ऑल्दो उनकी स्पीड बहुत ही कम होती है लेकिन उनका मास बहुत ज़्यादा होता है. सो वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. तो अगर मास ज़्यादा होगा और वेलोसिटी कम भी हो तो अल्टीमेटली उनका जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा आएगा. तो मोमेंटम अगर ज़्यादा आ रहा है सो दैट मीन्स कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को फिर स्टॉप करना मुश्किल हो जाता है. सो वी कैन राइट द आंसर एज फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव लार्ज मोमेंटम देन स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स. Momentum of a body depends on mass and velocity by relation P is equals to mv. So vehicles that are heavy and moving fast possesses large momentum than slow moving objects. So it is hard to stop a heavy and fast moving vehicles.
आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।